तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे हैं जेल। तो आपको बता दें कि जेल में इरफान सोलंकी से अखिलेश यादव ने मुलाकात की है। कई गंभीर मामलों में जेल में बंद हैं इरफान सोलंकी। तो आपको बता रहे हैं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जेल पहुंचे हैं और जेल में इरफान सोलंकी से मुलाकात की है। तो आपको बता दें कि कई गंभीर मामलों में इरफान सोलंकी जेल में बंद है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की है। देखिए तस्वीरें सामने आ गई है। आपको बता दें कि जिला जेल कानपुर ये जेल है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो मुलाकात करने पहुंचे हुए थे इरफान सोलंकी से। कई गंभीर मामले में इरफान सोलंकी जेल में बंद है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम यहां पर किए हुए थे और अखिलेश यादव जेल पहुंचे हुए थे और इरफान सोलंकी से मुलाकात की है। तो वहीं की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, आपको जानकारी साझा कर दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा रहे हैं, जहां पर जेल में इरफान से मिलने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अभिनव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी से मुलाकात की है, कितनी देरी मुलाकात चली है, क्या कुछ खास रहा है इसमें? बता दूं कि अब से कुछ ही देर पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव कानपुर के जिला कारागार पहुंचे हैं और यहाँ पर जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात कर रहे हैं। वर्तमान में अभी भी सपा मुखिया और उनके साथ जो सपा का डेलीगेशन जेल में गया है, सपा के जो नेता जेल में गए हैं, वो सपा विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात कर रहे हैं। जिस तरह से इरफान सोलंकी पर एक के बाद एक कई मामले खुलते चले गए, कई आरोपों से गुजरे और उसके बाद उनको सरेंडर करना पड़ा। इस समय जेल में बंद है, कोर्ट से राहत भी नहीं मिल रही है। ऐसे में सपा मुखिया जरूर उनसे मिल रहे हैं, कुछ बातों पर चर्चा जरूर की जा रही होगी। और अब तो जब सपा मुखिया उनसे मुलाकात करके लगभग अब तक 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और सपा मुखिया जेल के अंदर अभी सपा विधायक से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि 45 मिनट का जो समय निर्धारित किया गया था कि 45 मिनट तक सपा मुखिया अखिलेश यादव इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे। तो अब से कुछ ही देर में हो सकता है कि जैसे ही वो बाहर आए तो स्थिति स्पष्ट होगी कि अंदर क्या बात सपा मुखिया ने अखिलेश यादव ने इरफान सोलंकी से की है और किन बातों पर चर्चा की गई है। बिल्कुल अभिनव, क्योंकि जिस तरीके से खुद वो पहुंचे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जाएगी। लेकिन उनके साथ और कौन मौजूद रहेगा, उसके बारे में कोई अपडेट है? ये बिल्कुल आपको बता दूं कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ वर्तमान में सपा के जो अन्य कानपुर में विधायक हैं, अमिताभ वाजपेयी, मोहम्मद हसन रूमी, ये दोनों भी सपा मुखिया के साथ जेल के अंदर गए। इसके साथ ही साथ पूर्व विधायक सतीश कुमार निगम, पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला और सपा के जो नगर अध्यक्ष मोहम्मद इमरान, ये 5 लोग ऐसे हैं जो सपा मुखिया के साथ इस समय जेल के अंदर हैं और सपा विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है, जहां पर ये मुलाकात चल रही है, फिलहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सोमवार को ड्रोन शो का इतिहास रचा जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत होने वाले इस ड्रोन लेजर शो में खुद सीएम योगी शामिल होंगे। ये शो देश में अब तक का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो होने जा रहा है। आजादी के आंदोलन में ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर सेनानियों की याद में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी सम्मिलित होंगे। आपको बता दें कि पर्यटन और संस्कृति विभाग ने कल देर शाम ड्रोन शो का रिहर्सल कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। तो फिलहाल आपको बता दें कि गोरखपुर से ये अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। आज देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो होगा। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि काकोरी में ये ड्रोन शो निकाला जाएगा। आज देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो देखने को मिलेगा, जिसको देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। तो आपको जानकारी ये भी दे दें कि आज देश का सबसे बड़ा लेजर ड्रोन शो देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारी काफी लंबे समय से चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने भाभी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के मनकर्णिका घाट पर उनकी भाभी का अंतिम संस्कार किया गया है। राजनाथ सिंह की भाभी नयनतारा देवी का आज बीएचयू में इलाज के दौरान निधन हो गया। इसकी जानकारी मिलने के बाद रक्षा मंत्री और उनके परिवार के सदस्य नई दिल्ली से वाराणसी पहुंचे थे। राजनाथ सिंह मणिकर्णिका घाट पर भाभी को उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
तो मैं वही श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनकी जो अंतिम क्रिया होती है उसमें भाग लेने के लिए आया था। और पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट चलते हुए किसी को बाहर कुछ नहीं बोलना चाहिए, तो मैं वही श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उनकी जो अंतिम क्रिया होती है उसमें भाग लेने के लिए आया था। और पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट चलते हुए किसी को बाहर कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो वहीं कानपुर पहुंचे अखिलेश का स्वागत काले झंडों से किया गया है। आपको बता दें कि अखिलेश को काला झंडा दिखाकर कानपुर उत्तर के युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवांग मिश्रा को घर में ही पुलिस प्रशासन ने नजरबंद कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि पुलिस प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली घटना की, पुलिस ने आनन फानन में शिवांग मिश्रा को घर पर ही नजरबंद कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कानपुर देहात के लालपुर सराय गांव पहुंचे, जहां पुलिस कस्टडी में मारे गए बलवंत सिंह के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की है। अखिलेश यादव ने सरकार से परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजा, पत्नी को सरकारी नौकरी और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा, मृतक बलवंत सिंह की हत्या के पीछे की असली वजह सामने आनी चाहिए। ये कत्ल है जो किसी न किसी वजह से किया गया है। दरअसल कानपुर देहात में एक व्यापारी ने घर में लूट की शिकायत पुलिस से की थी। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया था, जिसमें घर का बेटा बलवंत सिंह भी शामिल था। घर वालों ने पुलिस से अपील की है कि वह लूट में शामिल नहीं है, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं छोड़ा था। चित्रकूट में दस्यू सरगना ददुआ के बेटे पूर्व सपा विधायक वीर सिंह पटेल को हरिजन एक्ट की विशेष कोर्ट ने पूर्व विधायक को जेल भेज दिया है। बता दें कि वीर सिंह पटेल को कई बार वारंट जारी करने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल के खिलाफ 2017 से वारंट जारी हुआ था। रामपुर में आज सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान अब्दुल्ला के पहले चुनाव में उनके प्रस्तावक रहे दिनेश गोयल की गवाही ली गई है। अदालत अब 22 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि रामपुर की 37 विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अलग अलग जन्मतिथियों से 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में गंज कोतवाली में प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें अब्दुल्ला के अलावा आजम खान और पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा को नामजद किया गया था और वो 3 लोगों पर जमानत चल रही थी। आज अब्दुल्ला आजम खान के जो 2 जन्म प्रमाण पत्र वाला मैटर था, उसमें जो उनके प्रस्तावक थे 2017 के, उनकी आज जिरह हुई है, जो कि दिनेश गोयल जी हैं। आज उससे पहले वाली डेट पर उनकी गवाही हो गई थी। आज उनके वकील साहब ने उनसे जिरह कर ली है। उनकी जिरह पूरी हो गई है। अब नेक्स्ट जो गवाह हैं वो 22 तारीख को आएंगे और 22 तारीख को अब अगली गवाही 22 तारीख को डेट पड़ी है। तो क्या जो जुर्माना लगा था 5000 वाला वो आज जमा हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं पता कि, क्योंकि जुर्माना यहाँ जमा हुआ है नज़ारत ये तो अभी नहीं पता लग पाया। इसी मामले में पड़ा था ना प्लांटी? हाँ, इसी। कितने की पड़ी थी? 5,000। पिछले 3 महीने से शुरू कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस अपनी खोई हुई साख वापस लाने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। ऐसे में राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा को अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग जिले से भी निकाला जा रहा है और भारत यात्रा में शामिल कांग्रेस के कुछ आला कमान अलग अलग जिलों में मोर्चा संभाल रहे हैं। आज गोरखपुर के गांधी प्रतिमा टाउन हॉल में भी कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की, जिसका नेतृत्व वीरेंद्र चौधरी ने किया है। ये यात्रा संत कबीर नगर से जाकर समाप्त होगी, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी सड़कों पर हाथों में झंडा लिए हुए चलते हुए नजर आए हैं और एक संदेश देने का काम किया है। वर्तमान की जो सरकार है, जिस तरह से इनका रवैया है देश के लिए, देश के नागरिक के लिए, देश के आम आवाम के लिए, वो रवैया जो है बहुत ही जो है ऐसा है कि इसकी जो है बात नहीं की जा सकती है। लोग जो है इस सरकार के अंदर मरमाहित है। लोग अपनी बात करना चाहते हैं, सरकार उनकी बात सुनती नहीं है। और सरकार कौन है? मोदी सरकार, जो उनकी बात नहीं सुनती है। और बेरोजगारी चरम सीमा पे, किसान इस हद तक जो परेशान है, जो प्रधान की सहायता है देश को, वो किसान जो पूरी तरीके से मरमाहित है। इसके अंदर नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान वो मरमाहित है।
कहाँ की ये बात है, आप मुझे बता दीजिए। जब कोई नौजवान रोजी रोजगार की बात करता है तो आप उसको ऐसे रास्ते दिखाते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री होने के बाद ये रास्ता दिखाया जाता है कि आप पकौड़े तले, आप ये काम को कर लें, आप इस काम को कर लें? क्या देश के लोगों से, जो देश के उन नेताओं से, बड़े नेताओं से आदमी वही ना उम्मीद रखता है कि ये हमारे लिए कुछ न कुछ करेंगे? बीजेपी के सांसद, राष्ट्रीय मंत्री और बिहार के प्रभारी हरीश द्विवेदी ने आज मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान पर भी तीखा बयान दिया है। हरीश द्विवेदी ने कहा कि बॉलीवुड में एक ऐसा तबका है जो हिंदुस्तान के प्रतीक चिन्ह और सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है। कुछ ऐसा ही पठान फिल्म में भी किया गया है। इसको लेकर विरोध हो रहा है, मगर जन भावनाओं के साथ किसी फिल्म में इस तरीके से मजाक किया जाना कहीं भी उचित नहीं है। वहीं बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों के सवाल पर सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि बिहार के जंगल राज के युवराज के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि व्यवस्था तो बिगड़ेगी ही। बॉलीवुड में एक ऐसा ग्रुप है जिनको, जो हिंदुस्तान के प्रतीक हैं, हिंदुस्तान के सम्मान के प्रतीक हैं, हिंदुस्तान के गौरव के प्रतीक हैं, उस पर चोट करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार का प्रयास किया गया है और आज पूरे देश में इसका विरोध भी हो रहा है, आप सब देख ही रहे हैं। तो अभी सेंसर बोर्ड ने भी उसको देख रही है कि आगे उसमें क्या हो सकता है। संसद बिहार में शराबबंदी को लेकर, बिहार में शराब पर मौत हुई है और नीतीश कुमार का बयान है कि जो ऐसी शराब पिएगा वो मरेगा, क्या कहेंगे? अब देखिए, नीतीश कुमार जी कहीं कहीं बहुत डिमोरलाइज हैं, क्योंकि उनका जो जनाधार था वो जनाधार समाप्त हो चुका है। उनके जो मतदाता थे उनको एक सुशासन बाबू के रूप में जाना जा रहा था और लगातार वो जंगल राज से लड़ाई लड़ते हुए वहाँ पर सफलता उनको मिली थी। लेकिन उसी जंगल राज के जो युवराज हैं, उसी युवराज के साथ वो शामिल होकर के सरकार चला रहे हैं। तो जब स्वाभाविक रूप से जनाधार जब समाप्त होता है तो फ्रस्ट्रेशन आता ही है। तो इस नाते मैं कह सकता हूँ बड़े डिमोरलाइज हैं। डिमोरलाइज जब व्यक्ति होता है तो तनाव तनाव की बात करता है। खबर गोंडा से है, जहां 1993 में हुए पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद सिंह पंडित के ऊपर जानलेवा हमले के मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सहित 3 आरोपियों को जिला अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तीनों आरोपियों को बरी किया है। वहीं फैसला आने के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि 29 साल बाद मुझे न्याय मिला है और आज हम दोष मुक्त हुए हैं। मुझे न्यायपालिका पर पहले भी भरोसा था और आज भी है। न्यायपालिका पर मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है, आगे भी भरोसा रहेगा। जानबूझ के ये राजनीतिक दुश्मनी की वजह से ये केस लगाया गया था। चलिए, जो चैप्टर क्लोज हो गया वो क्लोज हो गया, वो सब जजमेंट में दिया होगा क्या कारण है। लेकिन 29 साल के बाद मुझे न्याय मिला, जिसको पा करके मैं बहुत खुश हूँ। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर इन दिनों जमकर बवाल मचा हुआ है। फिल्म के पहले गाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस गाने को लेकर रामपुर की आरटीआई कार्यकर्ता दानिश खान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दर्ज की है। याचिका में उन्होंने कहा है कि पठान फिल्म का पहला गाना हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को आहत करने वाला है। उन्होंने इस फिल्म में इस गाने को हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस भगवा रंग की बात की जा रही है, यह मुस्लिम समुदाय के लिए चिश्ती रंग है। चिश्ती रंग मुस्लिम समुदाय के लिए भी बहुत मायने रखता है। दानिश खान का कहना है कि आयोग ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। तो वहीं ज्ञानवापी मामले में सर्वे आदेश के खिलाफ अंजुमन मस्जिद की तरफ से दाखिल निगरानी याचिका पर आज भी सुनवाई नहीं हो पाई है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण वैष्णव की अदालत में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन वकील के निधन की वजह से कोर्ट में आज कंडोलेंस के कारण इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। जो एक केस हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था 712/22, ये एक संपूर्ण मुकदमा है ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए, पूजा पाठ की अनुमति दी जाए और मुसलमानों का प्रवेश वर्जित किया जाए। यही नहीं, इसके साथ साथ इस्लामिक स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं उनको हटाया जाए। तो ये मुकदमा जो है एक संपूर्ण ज्ञानवापी का मुकदमा है, जो हिंदुओं को पूरा ज्ञानवापी परिक्षेत्र सौंपने की बात करता है, जिस पे ये मुकदमा पोषणी हुआ था फास्ट ट्रैक कोर्ट में।
उसके विरुद्ध रिवीजन का केस मुस्लिम पक्ष ने दाखिल किया है जिला जज की अदालत में। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये भी फैसला यहाँ से भी हिंदू पक्ष में ही आएगा, और यहीं तक नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हमेशा हिंदुओं के ही पक्ष में आएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जल्दी से जल्दी ये मंदिर बनेगा भोलेनाथ का और हिंदुओं को दर्शन पूजा का लाभ मिलेगा। देखिए, आज सुनवाई के दौरान तो कुछ नहीं हुआ। साधारण भाषा में मैं कहूँ आपसे, आज कंडोलेंस का प्रस्ताव पारित था। जिला जज साहब के यहाँ से नेक्स्ट डेट जो है एडमिशन पर सुनवाई होनी है, उसकी नेक्स्ट डेट 21/12 तिथि नियत की गई है, जो कि परसों है। परसों 712/22 जो मुकदमा है उसमें ऑर्डर 7 रूल 11 का जो ऑर्डर आया है, ऑर्डर 7 रूल 11 को जो खारिज कर दिया गया है, ऑर्डर 7 रूल 11 में पोषणीयता को मान लिया गया है, उसकी रिवीजन जो मुस्लिम पक्ष गए हैं उसके एडमिशन पर सुनवाई परसों होनी है। मुस्लिम पक्ष जो आपत्ति लगाया है उसको लेकर आप लोग किन बिंदुओं पर उस पर बहस होगी, आगे क्या रणनीति है? देखिए, अभी तो फिलहाल एडमिशन पर सुनवाई होनी है। अभी तो फिलहाल एडमिशन पर ये देखना है ना कि ये एडमिट किया जाए या ना किया जाए इनका, तो उस पर सुनवाई होनी है। उसके बाद उस पर आपत्ति और उस पर ऑब्जेक्शन हम बाद में जब दाखिल करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि उसमें हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। ठंड ने दस्तक दे दी है। दिसंबर के महीने में तापमान की गिरावट आने के साथ ही ठंड बढ़ गई है। बीते कई दिनों से कोहरे की चादर भी पैर पसारने लगी है। कई जगह पर ठंड बढ़ने लगी है। अलीगढ़, एटा का संगाज, लखनऊ सहित कई जिलों में आज कोहरे की चादर उसमें देखने को मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 3 दिन में ठंड और बढ़ेगी और कोहरे की संभावना में भी इजाफा होगा। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अलीगढ़, एटा, कासगंज, लखनऊ, नोएडा और रायबरेली की तस्वीरें हैं। ऊपरी 3 तस्वीर और निचली 3 जो तस्वीरें हैं उनमें साफ ही देखा जा सकता है कि हर तरफ कोहरे की मार अब देखने को मिल रही है, जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं। पठान मूवी को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ से कुछ लोग हिंदू धर्म का अपमान इसको बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं को पठान फिल्म नहीं देखनी चाहिए। राष्ट्रीय हिंदू परिषद के लोगों ने कहा है कि सिनेमाघरों में अगर ये फिल्म लगती है तो सिनेमा हॉल में आग लगा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि हिंदू अगर ये पठान देखने गया तो उसका मुंह काला किया जाएगा। साथ ही हिंदू परिषद के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पठान मूवी पर रोक लगाने की मांग की। खबर एटा से है, जहां जिलाधिकारी अंकित कुमार ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने की अपील की है। डीएम ने कहा है कि किसानों को फसल बीमा योजना से जुड़ना चाहिए ताकि किसान इस योजना का लाभ ले सकें। साथ ही जिलाधिकारी ने किसानों से फसलों को लेकर बातचीत की है और किसानों को जागरूक किया है। एटा जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने जिले के सभी किसानों से कहा कि अपनी अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सोमवार को देहरादून में आयोजित अटल निर्मल नगर पुरस्कार समारोह कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने इस समारोह को संबोधित किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरी ओर से निर्मल पुरस्कार के लिए चयनित जनों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप सब लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होकर पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया। ये सम्मान पर्यावरण मित्र, अधिकारी और जनता की ही देन है। देहरादून में आज 11वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी चैंपियनशिप का समापन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम में 26 टीमों के कुल 315 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। ये टीमें देश के अलग अलग राज्यों में प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए उत्तराखंड पहुंची हुई थी। प्रतियोगिता में सीआरपीएफ, असम राइफल, एसएससी, बीएसएफ के जवान भी मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में 14 दिसंबर को प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। खुशी की बात है कि 11वां तीरंदाजी का कंपटीशन उत्तराखंड में किया गया है और ये पहली बार है कि उत्तराखंड में इसका आयोजन किया है। और जिस प्रकार से आयोजन किया गया है अपने आप में एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड बनाया है। इसके अंदर में 196 पुलिस पर्सन्स ने किया था और सबसे बड़ी बात है कि 120 महिलाओं ने हिस्सा लिया। आर्चरी प्रतियोगिता को हमने पहली बार करवाया है उत्तराखंड पुलिस ने, और यहाँ जबकि इसके बहुत संसाधन भी नहीं, आपको पता है हमारी टीमों को तैयारी के लिए भी दूसरे ग्राउंड्स को यूज करना पड़ता है। उसको देखते हुए एक बड़ा स्टेप हमने जोखिम उठाया था, परंतु बहुत अच्छे से सफल हुआ। धामी सरकार के कृषि और उद्यान मंत्री गणेश जोशी का राष्ट्रीय कृषि विपणन परिषद
का चेयरमैन नियुक्त होने पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े हैं, ढोल नगाड़े बजाकर मंत्री का बीजेपी कार्यालय में स्वागत हुआ है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को उनके चेयरमैन बनने का लाभ मिलेगा। राज्य में कृषि विभाग की तरफ से जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन लक्ष्यों को पाने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि वे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने उनके ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। नड्डा जी का, आदरणीय बरूणी जी का और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। और मेरा संकल्प है कि 2023 को मोदी जी ने मिलेट मिशन घोषित किया है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।